दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैं बेटा आज 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए एसिड बेस और साल्ट को ही कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम आपको उसी के बारे में आगे बता रहे हैं। कल हम लोगों ने जिक्र किया था अम्ल क्षारक और लवण के बारे में, यानी अम्ल क्षार और लवण के बारे में जिक्र हुआ था कि एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए और इनका केमिस्ट्री में क्या रोल है। तो मैंने आपसे कहा था कि एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमने अम्ल की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि इनका सबसे पहला कैरेक्टर ये होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अगर किसी भी एसिड को, किसी भी अम्ल को अगर जल में डिजॉल्व किया जाए तो वो H+ आयन देते हैं। यानी this type of the substance या those type of the substance dissolve in the water that gives the H+ ion that is called the hydrogen ion that is called एसिड। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये अम्ल की पहचान होती है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था कि ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई भी हमारे पास सोल्यूशन होता है तो लिटमस इज द टाइप ऑफ इंडिकेटर। लिटमस एक सूचक होता है। लिटमस हो गया। टर्मरिक की बात मैंने की थी, टर्मरिक को हल्दी कहा जाता है। हल्दी भी एक तरीके का प्राकृतिक सूचक होता है, यानी लिटमस हो गया और हल्दी हो गई, ये लोग आपके इंडिकेटर होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें लिटमस की तो मैंने आपसे कहा था कि अगर लिटमस जैसे लेमन यानी नींबू के जूस में भी अगर आप उसको टच कराते हो तो कहीं ना कहीं उसका कलर रेड होने लगता है, क्योंकि नींबू में जो लेमन होता है, इन द लेमन फाइंड द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और मैंने आपसे कहा था लगभग जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होंगे, जो कार्बनिक अम्ल होंगे, वो वीक एसिड में आते हैं। और एक बताया था मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका H2SO4 HCl और HNO3 का मैंने जिक्र किया था आप लोगों से, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि H2SO4 अम्लों का राजा भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे सपोज करें हल्दी, तो हल्दी का अम्ल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप हल्दी का अम्ल में कोई कलर उसका नहीं आता, लेकिन वही हल्दी अगर आपके ऊपर गिर जाए और देखते हो कि आप लोग अगर जब वो किसी क्षार के संपर्क में, बेस के संपर्क में जाते हैं, जैसे साबुन, सोप में हमारा कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास मिले होते हैं, डेट इज द बेस। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहा जाता है। जैसे ही वो हल्दी जो गिरा होता है आपका, अगर वो उस बेस के संपर्क में जाता है तो उसका कलर रेड होने लगता है। इसका मतलब ये संकेतक है कि कहीं ना कहीं जो हल्दी हमारे टर्मरिक है वो उस बेस के प्रति रेड कलर दे रहा है। और याद रखिएगा सोप में इसीलिए कहा जाता है कि सोप जो होता है उसमें आपके साबुन में कहीं ना कहीं बेस पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इन्हीं चीज़ों को जिक्र करते हुए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई मेटल होते और उसका एसिड के संपर्क में अगर आप जिक्र करोगे तो कहीं ना कहीं उसका संचार होने लगता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम अम्ल के केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कैसे व्यवहार करते हैं ये, एक बात ध्यान रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम एसिड की रिएक्शंस कैसे कराएंगे, अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देंगे ये। और एक बात मैंने आपसे कहा था कि उसी में लिख करके मैंने भेजा था आप लोगों को कि एज ए रिएक्टेंट एक केमिकल रिएक्शन में काम करते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई भी मेटल यानी कोई भी धातु जब एसिड के संपर्क में जाता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। यानी एनी टाइप ऑफ द मेटल डेट रिएक्टिविटी इज द हाई पोजीशन। अगर उसकी रिएक्टिविटी हाई है, कंडीशन है यहाँ पर कि अगर उसकी रिएक्टिविटी हाई है और वो डाइल्यूट एसिड के संपर्क में गया, डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों के अलग अलग व्यवहार होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा भी था कि अगर कोई भी एसिड डाइल्यूट है तो समझ लेना कि जल की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर कोई एसिड कंसंट्रेट है यानी सांद्र है तो वहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो सबका अलग अलग अपना रिएक्शंस हैं। तो अगर मेरे पास कोई मेटल है, अगर वो किसी भी एसिड के संपर्क में जाता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ जिंक को मैं। जिंक एक मेटल होती है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जिंक के ऊपर +2 का चार्ज होता है और जिंक जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और दोज टाइप ऑफ द एलिमेंट्स दैट डोनेट हिज इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड द मेटल। अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट तत्व हैं, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, तो उसे धातु कहा जाता है। तो किसी भी धातु को अगर अम्ल के संपर्क में ले जाओगे और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर जिंक को ले रहा हूं। मैंने आपसे कहा था इतिहास अपने आप को दोहराता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन के लोग जो एग्जाम्पल पढ़ोगे उसका जिक्र यहां पर आपको करना पड़ेगा। मैं एसिड की बात कर रहा हूं, मेरे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक प्रबल एसिड होता है, और इसकी रिएक्शन मैं जिंक के साथ कराऊंगा। जो Zn+2 HCl इज इक्वल टू ZnCl2 + H2। यानी कहने का मतलब यह है कि धातु अगर कोई भी है आपके पास, अगर उसकी अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं जिंक का ही लेता हूं H2SO4 के साथ। Zn + H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 + H2। याद रखिएगा डेट इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन मैंने डिस्प्लेसमेंट में आपको बताया था। इसी तरीके से अगर मैं आयरन भी ले लूंगा, Fe + H2SO4 इज इक्वल टू FeSO4 + H2। यानी कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जिंक है
या आयरन है, कोई भी है, अगर मैग्नीशियम भी लेते हो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द हाइड्रोजन, Mg+2HCl इज इक्वल टू MgCl2+H2, ये भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जैसे ही हम अगर मान लो गैस एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में अगर हमने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया, जो हाइड्रोजन निकलेगी वहां से, अगर उस हाइड्रोजन के सामने आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो पाप साउंड आएगा, वहां से आवाज आती है। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन की पहचान होती है। तो मेरे कहने का मतलब, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो बर्निंग गैसों में आती है, ज्वलनशील गैसों में आती है, जलने में सहायक होती है, हेल्प करती है ये। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये होता कि कोई भी अगर आपके पास अम्ल की, एसिड की सबसे बड़ी केमिकल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इसकी यही होती है कि किसी भी धातु को अगर अम्ल के संपर्क में ले जाया जाएगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन निकलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी जब कोई आपके पास धातु है, अगर उसको अम्ल के संपर्क में ले जाओगे तो लवण बनेगा, और लवण के साथ साथ क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया, जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर द जिंक क्लोराइड एंड द हाइड्रोजन। जिंक के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है, नहीं हाइड्रोजन आपकी रिप्लेस हो रही है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जिंक क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है, क्योंकि एक सॉल्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है, मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास एसिड है तो H रहेगा, बेस है तो OH माइनस रहेगा, और अगर आपके पास साल्ट है तो उसमें एक प्लस और दूसरा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इस पर और भी आगे जिक्र करेंगे हम आप लोगों से, बेस के बारे में भी जिक्र करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि हल्दी जो है, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर होता है, लेकिन कैसा इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और याद रखिएगा बेस के प्रति इसका कलर कैसा आता है, रेड आता है, रेड कलर देता है ये, जबकि इसका एसिड के प्रति कोई व्यवहार नहीं होता। और मैंने आपसे कहा था जब नीला लिटमस लाल होने लगे तो एसिड है, और लाल लिटमस जब नीला हो जाएगा तो बेस हो जाएगा, बेस पर भी बात की जाएगी आपसे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, तो इस प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मेटल अगर एसिड के संपर्क में जाएगा बेटा तो इसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ये उसकी खासियत है। और उस मेटल की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो अगर हम बात करें कापर की, तो कापर अगर H2SO4 के संपर्क में जाएगा या डाइल्यूट या H2SO4 के संपर्क में जाएगा तो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कापर की रिएक्टिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये हम लोग आगे जिक्र करेंगे मेटल नॉन मेटल में। तो इतना जरा ध्यान देना कि अगर जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगर वो किसी भी एसिड के संपर्क में जाएगा तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। वीडियो को बहुत कायदे से रिवाइंड करके देखिएगा, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बताते चलता हूं ताकि वो आप याद करते रहिए। केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस और साल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। और याद रखिएगा जब ये दोनों चैप्टर आपको समझ में आने लगेंगे तो आधी केमिस्ट्री आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वीडियो को बार बार देखें, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसकी रिएक्शंस चलें, रिएक्शन को ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसको कोशिश करिए कि क्या बताया जा रहा है। धन्यवाद सर।